नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संगठन की सबसे बड़ी बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में नेताओं और मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में संगठन की सबसे बड़ी बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसी के साथ आज से पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा भी संभालेंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह के वाराणसी में लगभग 700 पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की उम्मीद है। शाह विपक्षी समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी एक रैली करेंगे। आज की यात्रा शाह की उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख यात्राओं में से एक है। काशी से यूपी को साधने की तैयारी के मद्देनजर आज वाराणसी में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन महासचिव, क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों और सभी 403 विधानसभा सीटों के प्रभारी के आज के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावनाएं हैं। इस कार्यक्रम की कमान खुद शाह संभालेंगे। बता दें कि बैठक के शुरू होने का समय 1 बजे है, लेकिन शाह शाम के 5:20 पे बैठक में शामिल होने के लिए दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट स्कूल पहुंचेंगे। यहां से 8:35 पे अमेठी कोठी पहुंचेंगे और रात में विश्राम करेंगे और इस दौरान सदस्यता अभियान समेत भाजपा की चुनावी तैयारियों पर भी फैसले होने की संभावना है। अपने दौरे के आखिरी दिन शाह अन्य जिलों में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। शनिवार को वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फिर आजमगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री के अखिलेश के गृह क्षेत्र में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने की भी उम्मीद है। वही कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह की नजर टिकटों के बंटवारे पर होगी। गौरतलब है कि सभी लोगों को बैठक में समय से आने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी के 403 विधानसभाओं के प्रभारी आएंगे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लिहाजा सुरक्षा से लेकर साज सज्जा की जिम्मेदारी और खान पान की भी विशेष जिम्मेदारी लोगों को सौंप दी गई है। वाराणसी शहर में इस दौरान 5000 झंडे लगेंगे और बैठक में आने वाले लोगों को वाराणसी व्यंजन परोसा जाएगा। चुनाव में काशी को केंद्र बनाने की तैयारियां हैं, क्योंकि विकास का मॉडल भी यही है और संदेश भी यही है कि प्रसारित होता है। शाह के आगमन का इंतजार है और इस बार कहा जा रहा है कि शाह चुनावी चक्रव्यूह की रूपरेखा तैयार करेंगे। मालूम हो कि वाराणसी से पहले अमित शाह ने देहरादून का दौरा भी किया था और यहाँ पे उन्होंने यूपी का चुनावी बिगुल भी फूंका था। वहां तो उत्तराखंड में जमकर विरोधियों पर बरसे और बीजेपी के लिए जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण विकास के मामले में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने आने वाले चुनाव में भाजपा को एक और जनादेश देने की मांग की, ताकि राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। शाह ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई है। कांग्रेस किसी भी राज्य में विकास का काम नहीं कर सकती है, न ही अच्छे प्रशासन के बारे में सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल बीजेपी ही दे सकती है। शाह यहां घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे। क्या कुछ कहा था अमित शाह ने इस दौरे पर, आइए नजर डालते हैं। सभी का धन्यवाद। आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित देवभूमि के युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां पर आया हूं, ऐसे उत्तराखंड के सहकारी मंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी,
हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सतपाल महाराज जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, श्री मदन कौशिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित सांसद साथी श्री दुष्यंत कुमार जी, लोकेट चटर्जी बहन, श्रीमती रेखाबेन वर्मा, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के कैबिनेट के सारे सम्मानित सदस्यगण और आज जिनको मिलने के लिए मैं थोड़ी अस्वस्थता होने के कारण भी आया हूं, ऐसे देवभूमि वीरभूमि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां पर आया हूं, इस वक्त फिर से एक बार याद कराता हूं कि देवभूमि का, ये वीरभूमि उत्तराखंड की रचना करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। न जाने कितने युवा ये आंदोलन करते करते मांग पर, उत्तराखंड की मांग पर शहीद हो गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ ये मांग को बुलंद कर रही थी। मैं सिर्फ स्मरण करना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई, जरा याद करिएगा। और मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों। और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मित्रों, आज 3 कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। मैं इसके लिए धन सिंह रावत को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। तीनों कार्यक्रम का अपना अपना महत्व है। सबसे पहले आज पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उत्तराखंड में जितनी भी ग्रामीण सोसाइटियां हैं, इस सब का कंप्यूटराइजेशन करने का काम आज उत्तराखंड ने समाप्त कर दिया। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तब जिला बैंकों के साथ सीधा जुड़ाव होता है। जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ाव होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी, मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है, भाई उत्तराखंड जाकर देख कर आओ और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को
पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आ गया। मैं इसलिए पुष्कर सिंह जी और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब नीला चारा भी डालना पड़ेगा, हरा चारा उसको डालना पड़ेगा, परंतु ज्यादातर मेहनत हमारी पशुपालन के साथ जुड़ी हुई बहनों की, माताओं की इसके कारण समाप्त। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मेरे हाथ से कराया गया। मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर आज कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जरूरियात है। सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सबके कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, किसी को इतने साल तक ये याद नहीं आया कि ये छोटा किसान, मझला किसान, ये मछुआरे, ये दूध का व्यापार करने के लिए तरसती अपनी माताएं, बहनें, पशुपालन करने वाला भाई अगर सहकारिता आंदोलन मृतप्राय होता है तो उनका क्या? मगर मोदी जी गरीब के घर से आते हैं, गरीब का दर्द उनके दिल में रहता है। उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, सहकारिता मंत्रालय बनाया और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया। और जब सहकारिता को बढ़ावा देना है तो प्रशिक्षण के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर सहकारिता का बढ़ावा नहीं हो सकता। मित्रों, इसलिए आज एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनने जा रहा है उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। मगर ये मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं, बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और इस प्रकार की जो साइंटिफिक फूड देने की व्यवस्था करी है उसके पशुओं का स्वास्थ्य और इसके साथ साथ इनकी दूध देने की क्षमता की भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसको तैयार किया है। मैंने डिटेल इसका स्टडी। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मक्के की फसल इतने एकड़ में कोऑपरेटिव तरीके से करना बहुत कठिन था, जिसको आपने जमीन पर उतारा है। और मक्का मित्रों, आप जानते हैं 90 से 100 दिन के अंदर
खेत को खाली कर देता है तो एक बार मक्का बनाया, बाजार में दे दिया, इससे फूड उसको प्रोसेस कर पशु आहार बनाया और फिर इसका दूसरा सब्जी का या कोई भी वो करना है तो अपनी खेती किसान कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं, मैं मगर देखता हूं अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाता है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिश का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए जरा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था, हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए, 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं करती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। भारत माता की। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब, आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा आपको बोलना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। भारत माता की, भारत माता की।